बीएमएस के बाद आप कितना कमा सकते हैं। हर किसी के मन में यही डाउट रहता है कि कोई भी हम डिग्री कर रहे हैं उसके बाद हमारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं और हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आप बीएमएस के बाद और बीएमएस के साथ भी कैसे अर्न कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्कोप क्या है आफ्टर बीएमएस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप उन स्कोप के थ्रू आप कैसे अर्न कर सकते हैं बीएमएस के साथ भी और बीएमएस कंप्लीट होने के बाद भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉलेज से। अगर आप टीचिंग करते हैं, आपने बीएमएस किया है, एमडी किया है, तो बीएमएस एमडी करने के बाद आप 50 to 60,000 मिनिमम एक सैलरी, बेसिक सैलरी मिलती है जो एक एसोसिएट प्रोफेसर को मिलती है। और जैसे जैसे आप इंक्रीज होते जाते हैं तो 1 लाख टू 1.5 लाख तक भी आपकी सैलरी होती है। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आपने प्लेन बीएमएस किया है तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 20 to 30,000 के बीच में रहती है। बट अगर आप एमडी कर लेते हैं और बेटर आपकी सैलरी हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है एमपीएच, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। एक नया कोर्स है, ऐड ऑन हुआ है अभी। अगर आप बीएमएस के बाद इसको करते हैं तो ये बहुत अच्छी एक फील्ड है, एक इमर्जिंग फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, सर्वेज हैं, उसके अंदर आपको काम करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है और अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ काम कर सकते हैं तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। बट एक बेसिक मिनिमम सैलरी इसकी स्टार्टिंग होती है 80,000 टू 1 लाख रुपीज़। ये एक बेसिक सैलरी है और जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाते हैं उतना ही ये बेटर होता चला जाता है। तीसरी चीज़ आती है एमबीए। आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए, इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये एचआर जो ग्रुप होता है और जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप ये एमबीए इंडिया से बाहर से करते हैं तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपकी सैलरी 2 लाख से 3 लाख के बीच में हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीइंग डॉक्टर अगर आप एमबीए करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर फील्ड हो जाती है। अगर आप एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, जो बीएमएस के जस्ट बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है स्टेट मेडिकल ऑफिसर का, और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें मिनिमम सैलरी 80 टू 1 लाख रुपीज़ होती है, जो इनिशियल सैलरी होती है। उसके साथ आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो ये भी एक बहुत सिक्योर जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बीएमएस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे बुक राइटिंग। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या आयुर्वेद के किसी पार्ट में इंटरेस्ट है, अगर आप उस पर बुक लिखते हैं, ये आप अपना काम बीएमएस करते करते भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक फील्ड है, क्योंकि आपको इसमें रॉयल्टी मिलती है और ये लाइफ टाइम रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट अगर बल्क में अगर काम किया जाता है तो ये बहुत एक आपकी सेकेंडरी इनकम की तरह बन सकता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई बुक लिखी है, तो जब कोई एक एडमिशन टाइम आता है तो उस सब्जेक्ट रिलेटेड अगर आपकी बुक पब्लिश होती है और या उससे लोग स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करते हैं, तो आपको 5 से 10 लाख रुपए ईजिली मिलते ही मिलते हैं। तो आप अगर इसमें वर्क करते हैं तो बुक राइटिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आपको इंटरेस्ट है लिखने में, पढ़ने में, तो आप बुक राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही सिक्योर और सेकेंडरी इनकम के लिए बहुत अच्छी स्टेबल जॉब है। इसके बाद आती है कंटेंट राइटिंग। आजकल कंटेंट हर किसी को रिक्वायर्ड है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, अपनी वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगह कंटेंट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आपका कंटेंट राइटिंग अच्छा है, अगर आप डेली कंटेंट लिख कर दे रहे हैं, आपको बस करना क्या है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है और रिसर्च करके आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना है। जब आप अपना कंटेंट देते हैं तो आप बेसिक एक कंटेंट लिखने के लिए 2 से 5,000 रुपये बेसिक आप कंटेंट। बट अगर आपको और अच्छा आपको काम आता है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने अपना ब्लॉग चैनल बना रखा है जहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स डालते हैं, तो कई सारी कंपनी उसमें भी अपने ऐड प्रमोट करती हैं, आपको ब्लॉग्स लिखने के लिए देती हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अगर आप करते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। आपको रीच कैसे करना है, डायरेक्टली उनको अपना कंटेंट शेयर करना है, उनको मेल भेजना है। वहाँ से अगर उनको आपका कंटेंट पसंद आता है तो आप डायरेक्ट उनके लिए कंटेंट राइटर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको आयुर्वेद की नॉलेज है। और आयुर्वेद की नॉलेज होते हुए आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप उनको सटीक नॉलेज दे सकते हैं, जो उनके लिए सबसे बेस्ट नॉलेज रहेगी। कुछ चीज़ें हैं जो बेस्ट पार्ट है, जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ। क्लिनिकल प्रैक्टिस मेरा फेवरेट पार्ट है, बट उससे पहले मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ ताकि आपको सब चीज़ का एक आइडिया हो जाए। उसके बाद है
डाइटिशियन, आजकल आयुर्वेदिक डाइटिशियन की बहुत नीड है, बहुत रिक्वायरमेंट है और हर कोई चाहता है बैलेंस डाइट लेना। तो आप बाउंडेड नहीं हैं, अगर आप कंसल्टेशंस करते हैं, चाहे आप इंडिया में करें बाहर करें, आप सजेस्ट कर सकते हैं, डाइट बता सकते हैं प्रॉपर्ली। और आप एक डाइटिशियन, एक आयुर्वेदिक डाइटिशियन की जो कंसल्टिंग फीस होती है वो 1000 to 2000 एक बेसिक होती है, और कई कई डॉक्टर्स की तो 5000 से 10,000 तक भी होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज करते हैं। अगर आप डेली के 5 पेशेंट भी लेते हैं तो आपके पास एक सफिशिएंट एक क्वांटिटी ऑफ अमाउंट रहता है, तो आप उसमें भी वर्क कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको योगा भी आता है तो आप योगा भी सजेस्ट कर सकते हैं, योगा भी करवा सकते हैं। योगा प्रैक्टिस करके मिनिमम आजकल इतनी रिक्वायरमेंट हो गई योगा की, इतने योगा स्टूडियोज खुल गए इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, कि आप मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ आराम से योगा के थ्रू और अपनी कंसल्टेशंस के थ्रू आराम से कमा सकते हैं। और आप पे बीइंग अ डॉक्टर, एक योगा प्रैक्टिशनर जब आप बनते हैं तो आप उनको क्लिनिकली समझा सकते हैं, बेनिफिट समझा सकते हैं, उनके तरीके बता सकते हैं, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक होता है आफ्टर कंप्लीटिंग BAMS। उसके बाद आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं। आयुर्वेद में रिसर्च की बहुत रिक्वायरमेंट है और आप इसके अंदर रिसर्च वर्क कर सकते हैं और बेटर काम कर सकते हैं। तो रिसर्च एक बहुत अच्छा एरिया है, आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है। अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छा है और आप उससे कुछ फ्रूटफुल चीज़ निकालने वाले हैं तो रिसर्च एक बहुत अच्छी एक फील्ड है। अब आती है मेरा फेवरेट पार्ट, वो है क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस 2 वे में कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप शारसूत्र करते हैं तो शारसूत्र के अंदर एक मिनिमम एक ऑपरेट करने में, जैसे पाइल्स का ऑपरेशन हो रहा है तो 10,000 रुपीज़ एक मिनिमम फीस होती है, जिसके अंदर आपको 15 से 20 मिनट एक टाइम पीरियड लगता है। दूसरा, अगर आप वो फिस्टुला का पेशेंट है या फिशर का पेशेंट है, वो रेंज करता है 40,000 to 80,000 तक। और मान लीजिए अगर आप डेली के 10 पेशेंट भी कर रहे हैं तो सोचिए आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो BAMS के बाद आप शारसूत्र प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट अगर आप MS कर ले वो और बेटर हो जाएगा, पर BAMS के बाद आप शारसूत्र कर सकते हैं। अगर आप शारसूत्र भी नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और मान लीजिए आपके 200 रुपीज़ फीस है, आपको सिर्फ मान लीजिए 10 पेशेंट डेली के देख रहे हैं, तो ये आपके 2000 रुपीज़ पर डे सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन की है। अगर आप उसके साथ पंचकर्मा कर रहे हैं, आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, आप मेडिसिन दे रहे हैं, आप मेडिसिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो आप अगर ये साथ में करते हैं तो आप सोचिए BAMS के बाद एक बहुत सिक्योर जॉब है। अगर आपको ये लगता है, आपके रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि BAMS के बाद कुछ नहीं होगा, आयुर्वेद में कुछ नहीं होता, तो उनको ये वीडियो व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए और उनको बताइए कि BAMS के बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और इतना सारा काम किया जा सकता है। अगर आप अपनी खुद की फार्मेसी खोलते हैं तो आप BAMS करते भी अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं और अपनी जॉब के साथ भी आप फार्मेसी कर सकते हैं, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ भी फार्मेसी कर सकते हैं, बट आपको एक स्टेबल लेवल पे उसको पहुंचाना है। जितना जितना आप इंक्रीज करेंगे उतना आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, उतनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी और धीरे धीरे वो स्टेबल होता जाएगा और ये एक ऐसी फील्ड बन जाएगी जहाँ पे आपको पूरा फोकस देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप वहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये 2 वे अर्निंग अगर आप करते हैं तो आपको BAMS में और बेटर हो जाएगा। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो आप आयुर्वेद में BAMS के बाद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि BAMS के बाद कुछ नहीं हो सकता तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद नो डाउट आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें, जो भी आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आयुर्वेद के बाद कुछ नहीं होता, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको BAMS गाइडेंस चाहिए, BAMS कॉलेज चाहिए अच्छा, और कैसे कैसे आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं कॉलेज के अंदर अननेसेसरी डोनेशन देने से, काउंसलिंग फीस देने से, बहुत सारी चीज़ों से, तो नीचे दिए गए लिंक पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर मेरी टीम आपको गाइड करेगी, 24/7 आपके पास रहेगी जो गाइड करेगी। आपको वहाँ जाना है, रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद एक व्हाट्सएप पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे और अपने क्वेरीज आपको वहाँ से ड्रॉप करनी है। आपको टीम रिवर्ट करेगी और गाइड करेगी टिल देन, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है, और आपकी लाइफ BAMS में सिक्योर बनाएगी। थैंक यू।